Hello and welcome to the 7th lecture of the chapter oscillation, and this happens to be the second MCQ lecture. And last time जो हम लोगों ने MCQ lecture किए थे उसी को हम लोग continue करेंगे. And the first lecture, the first question that we are doing is question number 1. देखो question number 1 में क्या बोला है. A mass M 100 gram is attached to the end of a light spring which oscillates on a frictionless horizontal table with an amplitude which is equal to 0.16 मीटर. मतलब आपको डेटा में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.16 मीटर. ओके, 0.16 मीटर. फाइन. नाउ टाइम पीरियड इक्वल टू 2 सेकेंड्स. ओके, टाइम पीरियड भी आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड्स. वैसे अगर आपको टाइम पीरियड पता है मतलब आपको ओमेगा पता है, राइट. ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी. तो टाइम को अगर 2 डाला तो 2 और ये 2 कट, ओमेगा हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड. ओके, ये आपका ओमेगा हो जाएगा. व्हाट एल्स? कैमरा ऑन है. या so it is 2 seconds. Initially mass is released from rest at t equal to 0 and the displacement is given as minus 0.16 मीटर. आप इस लाइन को समझो. जब टाइम इक्वल टू 0 है तो पार्टिकल किधर है? माइनस 0.16 मीटर पे. ए व्हाट इज माइनस 0.16? नेगेटिव एक्सट्रीम पर है. अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे ना तो ऐसा कुछ है. ये आपका मीन पोजीशन, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम. एम्पलीट्यूड 0.16 है मतलब ये प्लस 0.16 मीटर है और ये क्या है? माइनस 0.16 मीटर. ओके, आपको बोला गया है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इधर है, यहां से मोशन हो रहा है. एट टाइम t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज हियर. इफ द पार्टिकल इज हियर मतलब ये पार्टिकल किधर है? नेगेटिव एक्सट्रीम पे. एंड डोंट यू रिमेंबर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पार्टिकल को रुकना पड़ता है. अरे यार रुकेगा नहीं तो टर्न कैसे लेगा? एंड अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रुका मतलब वो रेस्ट पर है. इसीलिए आपको बोला है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पर है एंड नेगेटिव 0.16 मीटर पर है. फाइन. नाउ आगे आपको बोला है द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज. ओके, द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है. अब सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. ओके, x क्या होता है? a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब इसमें a फॉर एम्पलीट्यूड जो कि कितना है? 0.16 मीटर. ठीक है, मैं मीटर नहीं लिख रहा. ओके, साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है? पाई टी इज टी प्लस मुझे लिखना है अल्फा. इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको अल्फा के बहुत सारे केसेस बताए थे. अगर आप मीन से चालू होके राइट में गए अल्फा 0, अगर आप मीन से चालू होके लेफ्ट में गए अल्फा पाई या फिर 180. अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुए देन आपका अल्फा कितना है? पाई बाई 2. और अगर आप नेगेटिव एक्सट्रीम से चालू हुए देन आपका अल्फा कितना है? 3 पाई बाई 2. राइट. ये आपके 4 केसेस हैं. हमारे केस में पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है. यहाँ से शुरू हुआ मतलब क्या? वो नेगेटिव एक्सट्रीम से चालू हो रहा है. नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब आपका अल्फा कितना है? 3 पाई बाई 2 रेडियन. तो अल्फा इज व्हाट? टेल मी. 3 पाई बाई 2 रेडियन. इज दैट फाइन? एंड इफ़ योर अल्फा इज 3 पाई बाई 2 रेडियन मतलब अभी ये देखो, ये आपको याद होना चाहिए. साइन ऑफ 270 प्लस थीटा is minus cos theta. Okay, sin of 270 plus theta is what? Minus cos theta. वैसे sin of 270 minus theta भी minus cos theta ही होता है. Okay, तो यहाँ पे देखो sin of 3 पाई बाई 2 इसका मतलब 270 होता है यार. और ये क्या आपका? थीटा. तो इट इज़ एज गुड एज व्हाट? साइन ऑफ 270 प्लस थीटा. एंड साइन ऑफ 270 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा. तो ये क्या? 0.16. साइन ऑफ दिस इज माइनस कॉस थीटा. थीटा मतलब क्या? पाई टी. तो आपका x कितना आता है? माइनस ऑफ 0.16 कॉस ऑफ पाई टी. डेफिनेटली एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपने मीटर में डाली थी तो आपका x का वैल्यू भी किस में आएगा? मीटर में आएगा. तो कितना आ रहा है? 0.16 कॉस ऑफ पाई टी मीटर. आई थिंक इट इज़ ऑप्शन डी में. देखो माइनस साइन मिसिंग है इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब हम लोग करेंगे, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली with amplitude A. At what minimum frequency and which position person will feel weightless? एक सिंपल सा डेमो दिखाता हूँ मैं आपको. जैसे मान लो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है मेरे पास और यहाँ पर उस न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने एक पेन रखा है, ठीक है, एज यू कैन सी राइट. ये एक पेन है, न्यूज़पेपर के ऊपर रखा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये न्यूज़पेपर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया. व्हाट इज़ हैपनिंग? द न्यूज़पेपर इज़ ऑसिलेटिंग. और जब न्यूज़पेपर ऑसिलेट हो रहा है ना, तो इसके साथ में ये जो पेन है ना, ये पेन भी क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, राइट. न्यूज़पेपर ऑसिलेट कर रहा है और साथ में पेन भी क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है. अब मैं क्या करूँगा, इस न्यूज़पेपर के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ. फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ मतलब क्या? टाइम कम लगेगा. टाइम कम लगेगा मतलब ये इन शॉर्ट फास्ट हो रहा है. तो अगर देखो अभी मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया. अगर मैंने इसको एक्सट्रीमली फास्ट किया ना, तो डू यू रियलाइज कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दो ना, ये पेन है ना कॉन्टैक्ट छोड़ देता है. ये देखो, यू कैन जस्ट डू इट एट होम. इसको देखो स्लो लेकर गया तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आपने इसको फास्ट कर दिया ना लाइक दिस, तो ये एक जगह पे आके कांटेक्ट छोड़ देगा. तो डेफिनेटली ये कौन से जगह पे आके कांटेक्ट छोड़ेगा पता है? जब आपका न्यूज़पेपर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और अगर ये बहुत फास्ट है ना तो न्यूज़पेपर तो नीचे आ जाएगा, बट ये अपना मोशन कंटिन्यू करेगा ऊपर. सो विच इज द पोजीशन वेयर देयर इज अ चांस ऑफ दिस लूजिंग कांटेक्ट विद दिस? तो दिस हैज टू बी द अपर मोस्ट पोजीशन. सबसे ऊपर की जगह पर ही वो अपना कांटेक्ट क्या करेगा? लूज करेगा. तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो लोअर एक्सट्रीम वाले दोनों ऑप्शन गए, तो मतलब ए और बी तो हो नहीं सकता. अब बचा क्या? सी और डी, क्योंकि सी और डी में ही है ना कि अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे ही उसका कांटेक्ट छूटेगा. अब मुझे जानना है कि सी और डी में से सही कौन सा है. तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यू कैन विजुअलाइज द डायग्राम कि सपोज ये एक ग्राउंड है. आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे ऐसा एक स्प्रिंग कनेक्टेड है एंड ऑन द स्प्रिंग देयर इज दिस प्लेटफॉर्म एंड देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज द बॉय स्टैंडिंग, ऑसिलेट कर रही है. जब ये ऊपर जाएगा, बहुत ही फास्ट है, ठीक है, तो लेट अस से ये इतना ऊपर आया, दिस इज द अपर मोस्ट पोजीशन, ये आपका स्प्रिंग. ओके, दिस इज द अपर मोस्ट पोजीशन. यहाँ पे ऐसा चांस है दैट द बॉय मे लूज कॉन्टैक्ट इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर. अब यहाँ पे देखो, इन द अदर डायग्राम आई हैव नॉट टच्ड द फीट ऑफ दैट बॉय टू द प्लेटफॉर्म. मतलब वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे वो अपना कॉन्टैक्ट लूज कर गया. आर यू गेटिंग इट? कॉन्टैक्ट लूज कर गया मतलब क्या? उस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा. कॉन्टैक्ट लूज का मतलब क्या होता है कि उस पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा. नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा, तो चलो देखते हैं कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, एक डेफिनेटली उसका mg तो नीचे लग ही रहा है. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? वैसे mg इज डाउनवर्ड और प्लेटफॉर्म से क्या आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. यहाँ पे मैंने क्या बोला? नॉर्मल रिएक्शन 0 है. अरे अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो कोई तो फोर्स होना चाहिए जो mg को बैलेंस करे, और वो कौन सा फोर्स है? वो है फोर्स आपके ऑसिलेशन की वजह से जो आ रहा है वो. एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर x. x इज डिस्प्लेसमेंट. अपर एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एम्पलीट्यूड जितना. तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर a. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई रिपीट, उस लड़के का नीचे वेट लग रहा है mg, तो उस mg को बैलेंस किसने कर दिया? m ओमेगा स्क्वायर a ने. एक्चुअली ये m ओमेगा स्क्वायर a किधर से आया? m मतलब मास, और मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स. तो एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिखा? ओमेगा स्क्वायर x, बट x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट. इन दिस केस द प्लेटफॉर्म इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? a हो गया. तो ओमेगा स्क्वायर x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर a. एंड डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन 0 है, तो विच फोर्स इज बैलेंसिंग विच फोर्स? तो कैन आई से m ओमेगा स्क्वायर a इज बैलेंसिंग mg, एंड दैट इज वाई आपका नॉर्मल रिएक्शन कैसा आ रहा है? 0. तो यहाँ से ये m और ये m कट हो गया. ओमेगा क्या आ गया? g बाय a अंडर रूट. ओके, ओमेगा क्या आ गया? g बाय a अंडर रूट. ओके, तो अगर इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ये रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा? डेफिनेटली कॉन्टैक्ट छूट जाएगा. अगर इससे ज़्यादा किया तो भी कांटेक्ट छूटेगा. हाँ, बट अगर इससे कम किया
तो आपका कॉन्टैक्ट नहीं छूटेगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो यहाँ पर ओमेगा पूछा है, कई बार ये लोग क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, तो भी सिंपल है, आप ओमेगा को क्या लिख देना, 2π/t लिख देना, उधर क्या है √g/a, तो टाइम इधर और ये इधर, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√a/g, ये हो गया टाइम पीरियड। दे ऑल्सो आस्क यू द फ्रीक्वेंसी, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्या 1/2π√g/a, गेट इट? तो ये सारे चीज़ें पूछते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा कितना √g/a अपर एक्सट्रीम पोजीशन, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में a/g लिखा है तो वो गलत हो जाएगा ना, g/a आएगा। आर यू गेटिंग इट? सो देन दिस हैपन्स टू बी क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं टिक मार्क कर लेता हूँ सिर्फ मेरे बुक में जो क्वेश्चंस हो गए। तो आई हैव डन अभी 1 किया और अभी 7 किया। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। Yes, by the time I clean the board, I want you people to go through question number 18 once. एक बार आप लोग उसको खुद से पढ़ो and see what is given or what is asked. ठीक है? Okay, now let's have a look at question number 18. उन्होंने क्या बोला? A particle performs simple harmonic motion with amplitude a. ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हो। आपको क्या बोला है? Its speed is trebled. Trebled is what? Basically tripled. 3 गुना ज़्यादा कर दिया आपने। At the instant that it is at a distance of 2a/3 from the equilibrium position. तो नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखो, क्वेश्चन का इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा गंदा है, ठीक है? मैं आपको इसका मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल रीड द सेम क्वेश्चन अगेन एंड देन आई एम वेरी श्योर आपको ये समझ में आएगा। आपको क्या बोला है कि ये पहले ऑसिलेट यहाँ पर कर रहा है, मेन पोजीशन से एक जगह है यहाँ पर, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है 2a/3, ओके? तो मेन पोजीशन से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a/3 डेफिनेटली इसका कुछ तो स्पीड होगा। मान लो इसका स्पीड है v, ओके? इसका स्पीड कितना है v, एंड वैसे पूरा एम्पलीट्यूड जो दिया है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज व्हाट a। ओके फाइन, देन व्हाट इज हैपनिंग? ये क्वेश्चन है, रेड कलर जो है वो पाथ ऑफ ऑसिलेशन है, वहां पर वो ऑसिलेट कर रहा है। इस वक्त पार्टिकल किधर है? इस पॉइंट पे, मेन पोजीशन से कितना दूर, 2a/3 की दूरी पर। वेलोसिटी कितना है v, ओवरऑल एम्पलीट्यूड कितना है a, ठीक है? वेलोसिटी v है। उन्होंने बोला कि उसी जगह पर अगर आपने वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, मतलब ये देखो ऐसा हो गया कुछ, ये आपका मेन पोजीशन उसी जगह पर, मतलब किधर, 2a/3 पर ही, ओके? x = 2a/3 पर ही। ये जो वेलोसिटी v थी, अगर आपने उसको 3v कर दिया, फिर आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी, v को 3v कर दिया, तो डेफिनेटली अब ये पार्टिकल ज़्यादा फास्ट हो गया ना। अब अगर ये ज़्यादा फास्ट हो गया उसी जगह पर, तो थोड़ा और दूर जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना इसका। तो अब ये क्या है उसका पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड दिस इज व्हाट, टेल मी, नेगेटिव एक्सट्रीम। और अब आपको बोला है कि व्हाट इज द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पाथ, तो ये हो गया नया एम्पलीट्यूड जिसको मैं लिखता हूँ a', ओके? सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। ये इनिशियली ऐसा हो रहा था, मतलब ये आपको बोला है केस 1 और ये है आपका केस 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। आपको बोला है पहले इतना छोटा सा ऑसिलेशन है, ये आपका मेन पोजीशन, और इधर 2a/3 पे स्पीड कितना है v। उन्होंने बोला कि अगर मैं स्पीड को v से 3v कर देता हूँ तो डेफिनेटली पार्टिकल और दूर जाएगा, और अगर ये और दूर गया तो अभी व्हाट इज द न्यू एम्पलीट्यूड, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। लेट्स रीड इट अगेन एंड आई एम वेरी श्योर अभी आपको समझेगा ये क्या बोला है। अ पार्टिकल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ a, फाइन, एम्पलीट्यूड a से घूम रहा है। इट्स स्पीड इज ट्रेबल्ड एट द इंस्टेंट दैट इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2a/3 फ्रॉम द मेन पोजीशन। 2a/3 पे उसकी जो स्पीड थी आपने उसको 3 गुना कर दिया, देन व्हाट इज द न्यू एम्पलीट्यूड? आर यू गेटिंग इट? इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड which was already at the distance of 2a/3. So what is the new amplitude is your question.
आर यू गेटिंग इट? एंड वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो एक ही दिमाग में फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? v इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ पहले देखते हैं इसको. लेट अस सॉल्व फॉर केस 1. v कितना है? इट्स v ओनली, विच इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ x मुझे दिया हुआ है ना, x कितना दिया है मुझे? x इज 2a/3. मैं डायरेक्ट स्क्वायर का लिख रहा हूँ. 2a/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? 4a²/9. तो इधर क्या हो जाएगा? v ओमेगा, देखो ये कितना होगा? 9a² माइनस 4a² इज 5a² अपॉन 9, और फिर उसका क्या निकलेगा? रूट. मतलब वेलोसिटी कितना हो गया? ओमेगा 9 का आ जाएगा 3, a² का आ जाएगा a, और पीछे बचेगा √5. मतलब इस जगह पर जो वेलोसिटी है वो कितना है? ओमेगा a √5/3, राइट? इस जगह पर वेलोसिटी इतना है. बट आपने क्या कर दिया? आपने वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया है. 3 गुना मतलब क्या? जो ये वेलोसिटी था उससे 3 टाइम्स. इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, डोंट यू थिंक 3 and 3 विल गेट कट, और वेलोसिटी कितना बचेगा? ओमेगा a √5. अरे यार, वेलोसिटी क्या बचेगा? ओमेगा a √5. सो नाउ विद दिस वेलोसिटी व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड? तो अब मैं इसी फॉर्मूला को सॉल्व करूंगा फॉर केस 2. एंड नाउ व्हाट इज माय वेलोसिटी? केस 2 में वेलोसिटी है 3v विच इज इक्वल टू ओमेगा a √5. इस तरफ क्या है फॉर्मूला में? ओमेगा अंडर रूट a मतलब एम्पलीट्यूड. केस 2 का एम्पलीट्यूड क्या है? a डैश. तो इधर क्या आएगा? a डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट इज x? x तो अभी भी 2a/3 है ना यार, तो उसका स्क्वायर क्या होगा बोलो? 4a²/9. ओके, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कट होगा. आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा a² और ये √5 का बन जाएगा 5. इस तरफ आपके पास क्या है? स्क्वायर किया ना आपने, तो रूट गायब हो जाएगा. तो a डैश का स्क्वायर माइनस 4a²/9. इसको उधर भेज दो, तो ये कितना है? 5a². ये उधर जाएगा तो प्लस 4a²/9, और इस तरफ क्या है? a डैश का स्क्वायर. ओके, नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 5s are 45. 45 प्लस 4 इज 49a²/9 इज a डैश का स्क्वायर. मतलब 7a/3 इज इक्वल टू a डैश. ओके, a डैश क्या हो जाएगा? 7a/3. आर यू गेटिंग इट रितेश? ये नीचे वाला लाइन दिख रहा है कैमरा में, ज़रा चेक कर लो. ओके फाइन. तो a डैश कितना है? 7a/3. सो दैट इज गोइंग टू बी योर विच ऑप्शन? 7a/3. ऑप्शन डी. ओके, 7a/3 क्या है? ऑप्शन डी. इज दैट फाइन? So that is your question number 18. Okay, now let's have a look at the next question. Next question that I wish to solve with you people is question number 8. Okay, next question that I wish to solve is what? Question number 8. Question number 8 अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आपको ना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इन सब के बारे में, उनके फेज के बारे में बात की है. ठीक है, उनके फेज के बारे में बात किया ना. इफ़ यू रिमेंबर जो हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? a sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा. और मैंने बोला था कि मान लेते हैं कि लेट्स स्टार्ट SHM फ्रॉम मेन पोजीशन. मान लो अगर आपने मीन से चालू किया तो आपका अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 0. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t. ओके, नाउ ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट. अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या आएगा? a sin ओमेगा t क्या आएगा? cos ओमेगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t विच इज़ ओमेगा. एंड डेफिनेटली यहाँ पर क्या है? cos है. मैं cos को साइन में लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या बनेगा? sin ओमेगा t प्लस π/2, राइट? ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. एंड इफ़ यू रिमेंबर एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो? एक्सेलरेशन होता है -a ओमेगा²
साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड ये माइनस को अगर मैंने अंदर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई, राइट। ये देखो ना, मैंने क्या किया, माइनस साइन थीटा को सोचो, व्हाट इज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, इट इज़ माइनस साइन थीटा। तो ये जो माइनस साइन है और ये जो साइन है उसको मैंने साइन ऑफ पाई प्लस थीटा लिखा। एंड ऑल्सो टेल मी व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। देखो पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा है, एंड यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कॉस इज पॉजिटिव, तो आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ओके, नाउ यहाँ पे देखो ना, डिस्प्लेसमेंट का फेस क्या है, सिर्फ ओमेगा टी, और वेलोसिटी का फेस क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, है ना। और कौन आगे कौन पीछे, कहना इसे वेलोसिटी इज लीडिंग, ये अहेड है ना, मतलब इसका प्लस फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इधर सिर्फ ओमेगा टी, इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आर यू गेटिंग इट। तो फेज डिफरेंस इज व्हाट, 90 डिग्री, और वेलोसिटी आगे है। इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखो, यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी प्लस 90, इधर ओमेगा टी प्लस 180, तो इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी क्या है, फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इधर ओमेगा टी है, इधर ओमेगा टी प्लस 180, तो डेफिनेटली 180 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। अब चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं, चारों में से कोई एक मैच हो रहा होगा। देखते हैं पहले क्या लिखा है। पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम फेज। नो 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 नो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आर नॉट इन द सेम फेज, उनमें तो फेज डिफरेंस 90 का है, तो ऑप्शन ये हो नहीं सकता। दूसरे में क्या बोला है कि वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम फेज। नो, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों भी सेम फेज में नहीं है यार, उन दोनों में भी डिफरेंस है 90 का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में पाई रेडियन का फर्क है। यस, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में पाई रेडियन मतलब 180 ना, और कौन आगे है, एक्सेलरेशन इज अहेड, मतलब वो आगे है, तो ऑप्शन सी हो सकता है। एंड ऑप्शन डी देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज आउट ऑफ फेज। अगर आपको याद है आउट ऑफ फेज मतलब क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, आउट ऑफ फेज मतलब डिफरेंस क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई, पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने क्या बोला कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में वैसा फ़र्क है। देखो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में 90 का फ़र्क है। आउट ऑफ फेज किसको बोलते हैं, जब पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ये सारे डिफरेंसेस होते हैं तब। यहाँ पे तो पाई बाई 2 का डिफरेंस है। आर यू गेटिंग इट, फाइन। सो डेफिनेटली डी भी आंसर नहीं हो सकता। वी विल गो फॉर सी, एंड इसके साथ मैच हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई रेडियन का फर्क है, और एक्सेलरेशन आगे क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है। Are you getting it? So this is question number what, tell me, 8 we have done, then we could finish what, 18 also. Now yeah, let's have a look at the next two questions, that is question number 14 and 15. But question number 14 and 15 ना ये question नहीं है यार, this itself is a concept. तो आप लोग ये सब कुछ अच्छे से कॉपी कर लो, and then let's solve question number 14 and 15. So now let's have a look at the next question, that is question number 14. and जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, एंड देन आई एम वेरी श्योर क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से ही कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, एंड इस कंटेनर में आपने पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने पानी भरा हुआ है, एंड आप इमेजिन करो कि जैसे ये डस्टर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये डस्टर तो कैसा प्लास्टिक से बना हुआ है। इमेजिन करो कि ये डस्टर लकड़ी का बना हुआ होता। इफ़ दिस डस्टर इज मेड अप ऑफ वुड, ना इफ दिस इज मेड अप ऑफ वुड, तो डोंट यू थिंक इफ आई पुट दैट वुड इन दिस कंटेनर, तो अभी लकड़ा है ना, तो ये पानी में डूबेगा तो नहीं, वो तैरता रहेगा, राइट। सो इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। नाउ इफ दैट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इफ़ यू एवर नोटिस, कोई भी लकड़ी की चीज़ जब आप पानी में डालते हो तो वो फ्लोट करता है, तो थोड़ा सा हिस्सा पानी के अंदर होता है, थोड़ा सा बाहर होता है। दिस इज़ हाउ इट फ्लोट्स, राइट। ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, थोड़ा सा हिस्सा पानी के अंदर है, थोड़ा सा हिस्सा पानी के बाहर है, ऐसे फ्लोट कर रही है, फाइन। तो मैं इस लकड़ी के टुकड़े का जो शेप है ना, आई वॉन्ट टू टेक इट सिलेंडर, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, कोई भी शेप लो, पिरामिड शेप ले लो, क्यूब ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे सिलेंडर ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में दे टॉक अबाउट सिलेंडर। तो दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ व्हाट, वुड,
और इसको आपने पानी में डाला तो ये मस्त अपना फ्लोट कर रहा है, थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ पानी में फ्लोट क्यों करती है वो सोचते हैं। कोई भी चीज़ पानी में इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि इस चीज़ का जो वेट है वो नीचे है और पानी से ना ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज व्हाट यू कॉल अप थ्रस्ट। अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट मतलब फोर्स। तो पानी से ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अप थ्रस्ट, जिसको फिजिक्स में हम कहते हैं फोर्स ऑफ बोयेंसी। ओके, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स में फोर्स ऑफ बोयेंसी। फोर्स ऑफ बोयेंसी या फिर फोर्स ऑफ अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है, ओके, फोर्स ऑफ बोयेंसी या फिर फोर्स ऑफ व्हाट, अप थ्रस्ट, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको कैसे डिराइव करेंगे, ये सब मैं ही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन द चैप्टर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड पे पूरा एक अलग ही चैप्टर है, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अप थ्रस्ट का फॉर्मूला कैसे आया, बट एज ऑफ नाउ ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए? अप थ्रस्ट के लिए। ठीक है, फोर्स ऑफ अप थ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए? अप थ्रस्ट के लिए। ओके, नाउ इफ दिस इज द फॉर्मूला फॉर अप थ्रस्ट, ये बॉडी अपना फ्लोट कर रहा है मस्त। अभी तुमने क्या किया, तुम यहाँ पे हाथ से इसको ना अंदर दबाओगे, इसको अंदर दबाया और फिर छोड़ा। अब जब आप इसको अंदर दबा के छोड़ोगे ना तो ये फट से ऐसा बाहर आएगा, और जब ये बाहर आएगा फिर वापस अंदर जाएगा, और ये क्या करेगा? धीरे 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 ऑसिलेट करेगा। एक डेमो कर लो ना आप घर पे, एक बकेट ले लो, उसमें पानी डालो और कोई भी प्लास्टिक की बोतल या फिर वो रेड कलर का रबर का बॉल आता है, वो रबर का बॉल लेके पानी में फेंको, वो फ्लोट करेगा। अब तुम क्या करो, उस बॉल को ना ऐसा हाथ से दबा के छोड़ दो, तो ये बॉल क्या करेगा? ऐसे बाहर आएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। डेफिनेटली रियल लाइफ में जब आप ये करोगे तो ये 3-4 बार ऑसिलेट होगा एंड देन इवेंचुअली इट विल स्टॉप। इट स्टॉप्स बिकॉज व्हाट? देयर इज एयर का फ्रिक्शन, देयर इज वाटर का फ्रिक्शन एंड व्हाट नॉट। बट अगर एक आइडियल केस, एक आइडियल दुनिया जहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, तो अगर आपने वहाँ पर ऐसा पुश करके बाहर निकाला तो ऐसा बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये ऑसिलेट होता ही रहेगा। और अगर ये ऑसिलेट हो रहा है तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है, वैसे इसका भी टाइम पीरियड निकलेगा। सो वी नीड टू फाइंड दैट टाइम पीरियड। ओके, नाउ इसको ये नेचुरली फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अभी ऑसिलेट नहीं कर रहा। ऑसिलेट कब करेगा? जब आप इसको ना ऐसा अंदर दबाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो लेट अस से मैंने इसको अंदर दबाया, तो अंदर दबाने से पहले कुछ इसके पैरामीटर्स लिख लेते हैं। जैसे इसका टोटल जो हाइट है, ठीक है, इसका जो टोटल हाइट है वो है L। इसकी हाइट जो पानी के बाहर है वो है H। ठीक है, इसकी हाइट जो पानी के बाहर है वो H। अब आप इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा दबाएंगे। अगर आपने इसको थोड़ा सा दबाया तो मतलब अब ये कुछ दबने के बाद ऐसा दिखेगा, राइट? ऊपर साइड कम होगा, नीचे से बढ़ जाएगा। तो दबने के बाद ये थोड़ा नीचे आ गया। अब उसकी जो हाइट बाहर है, लेट अस से दैट इज x, दैट हाइट इज व्हाट? x। तो आपने अंदर कितना दबाया? पहले h बाहर था, अभी x बाहर है, तो आपने अंदर कितना दबाया? आपने अंदर दबाया h माइनस x, राइट? इतना आपने उसको अंदर दबा दिया। तो इसको इतना अंदर दबाया और फिर आप इसको छोड़ दो तो ये क्या करेगा? बाहर आएगा, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब ये ऑसिलेट हो क्यों रहा है वो रीज़न समझो। जब ये पानी में ऐसा था, मस्त अपना फ्लोट कर रहा था, अंदर बाहर कुछ नहीं कर रहा है, इट्स रिलैक्स्ड, फ्लोट कर रहा है। तब क्या हो रहा है? तब इसका जो वेट है mg, इट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ऊपर क्या लग रहा था? अप थ्रस्ट, है ना? ऊपर क्या था? अप थ्रस्ट था। mg और अप थ्रस्ट दोनों कैसे थे? इक्वल थे और वो फ्लोट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुमने इसको दबाया तब क्या हुआ? सोचो, यहाँ पर अप थ्रस्ट क्या है? सोचो,
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। कितना वॉल्यूम पानी के अंदर था पहले, इतना वॉल्यूम अंदर था ना, राइट? इतना वॉल्यूम पानी के अंदर था पहले, इतना वॉल्यूम अंदर था, राइट? ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब क्या? एरिया इंटू हाइट ना। तो एरिया को ले लो ए, और कितना हाइट अंदर है? कितना हाइट अंदर है? L माइनस एच, राइट? ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। इतना क्या मिल रहा था? अपथ्रस्ट उसको पहले मिल रहा था, जो कि किसके जितना था? mg के जितना था, और ये मस्त अपना फ्लोट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुमने क्या किया पता है? तुमने इसको अंदर दबाया। अब जब तुम इसको अंदर दबाओगे तो नीचे तो वेट तो mg रहने वाला है ना यार, लेकिन अब क्या हुआ पता है? जो नीचे से ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है ना, अपथ्रस्ट वो बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा? व्हेन यू प्रेस इट, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड तो बढ़ गया ना। अरे यार, जब तुमने दबाया तो ज्यादा वॉल्यूम अंदर गया। सोचो, पहले इतना ही वॉल्यूम अंदर था, अब देखो वॉल्यूम इतना अंदर है। Do you understand this? So what is increasing? When you press this, volume of the body which is inside the liquid has increased. And थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर volume of body बढ़ गया तो don't you think upthrust बढ़ गया? तो पहले अपथ्रस्ट और mg दोनों इक्वल थे। एक्चुअली इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली समझ में आएगा। या तो पहले जो अपथ्रस्ट था और अब जो अपथ्रस्ट है, उसमें अब वाला अपथ्रस्ट ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हारे दबाने से वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड हैज़ इंक्रीज्ड। वॉल्यूम बढ़ने पे फोर्स बढ़ गया, लेकिन नीचे तो mg उतना ही रहेगा ना यार। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, पहले ये 5 था, ये भी 5 था, ये 5 और 5 बैलेंस हो रहा था, और ये क्या था? फ्लोट कर रहा है। लेकिन अब नीचे वाला वेट 5 ही है, पर तुम्हारे दबाने से वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा मतलब फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो लेटर से जो पहले 5 था अब वो शायद 8 हो चुका है। नाउ लुक एट दिस सिलेंडर, द सेकेंड सिलेंडर, इज इट बैलेंस्ड? ऑफ कोर्स नॉट। इधर 5 है, इधर 8 है, ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो अब ये पानी क्या करेगा? सिलेंडर को बाहर धक्का देगा। जब सिलेंडर को बाहर धक्का दिया जाएगा तो सिलेंडर धीरे 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 बाहर निकलेगा। जब सिलेंडर धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो ये जो वॉल्यूम अंदर है ना, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो अपथ्रस्ट भी धीरे धीरे कम होगा। अपथ्रस्ट अगर धीरे धीरे कम हुआ तो ये 8 से 7.5, 7, 6.5, 6 धीरे 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 कम हो जाएगा। इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, नेट फोर्स है 0। अब सिलेंडर को बाहर धक्का नहीं दिया जा रहा, लेकिन सिलेंडर वहां पे रुकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अरे वो नीचे से ऊपर आ रहा था यार, उसके पास मोशन है, तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, और जब वो अपने मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब वो बाहर निकल जाएगा तो ये जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ तो अपथ्रस्ट कम हो जाएगा। अपथ्रस्ट कम हुआ तो वो 5 से कम होकर शायद 3 हो जाए। अरे वेटिंग इट। लेकिन अगर वो 3 हो गया फिर क्या होगा? वेट बढ़ गया। वेट बढ़ गया तो अब ये अंदर डूबेगा, अंदर डूबेगा डूबेगा डूबेगा, ये 5, लेकिन उधर रुक नहीं पाएगा। इनर्शिया की वजह से अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर बाहर, ऐसा होता ही रहेगा। मतलब आपका ये जो सिलेंडर है वो क्या करने वाला है? ऑसिलेट करने वाला है। आर यू गेटिंग इट? एंड अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे किस में इंटरेस्ट है? मुझे इंटरेस्ट है उसके ऑसिलेशन के टाइम पीरियड निकालने में। आर यू गेटिंग इट? इफ़ इट इज़ ऑसिलेटिंग, मुझे इंटरेस्ट है उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने में। टाइम पीरियड निकालने के स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, फाइंड द कॉज विच इज़ प्रोड्यूसिंग द ऑसिलेशन। किस चीज़ के वजह से ऑसिलेशन हो रहा है ये निकालो। तो सोचो यहाँ पे हु इज़ द कॉज ऑफ ऑसिलेशन? पता है आपके दबाने पे अपथ्रस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। आई रिपीट, आपके सिलेंडर को दबाने से अपथ्रस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दैट अपथ्रस्ट इज द कॉज ना। तो विच इज द फोर्स विच इज कॉजिंग द ऑसिलेशन? द एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। अब मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम विच इज एक्स्ट्रा ऑफ बॉडी inside the liquid
इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये मुझे एक्स्ट्रा क्यों लिखना पड़ा? अरे इतना वॉल्यूम अंदर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे इसको दबाने से ना एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर चला गया, और वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गया उसी की वजह से ऑसिलेशन हो रहा है। तो वॉल्यूम कौन सा? एक्स्ट्रा ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड इंटू व्हाट, टेल मी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ओके फाइन। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस विच इज ए इंटू लेंथ। लेंथ कौन सा? एक्स्ट्रा लेंथ। देखो ऑलरेडी h था, अभी भी x बाहर है, कितना लेंथ एक्स्ट्रा अंदर गया? h माइनस एक्स। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? h माइनस एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ओके, सो दिस इज द फोर्स विच इज कॉजिंग व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। फाइन। स्टेप टू पे आप निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, राइट? Force upon what? Mass of the body. Which is the force which is causing acceleration? This is the force which is what? A times h minus x density of, wait, h minus x, wait, पहले ये बॉडी कितना अंदर था कितना बाहर था वो मैटर नहीं करता मेरे लिए। पहले ये बॉडी कितना अंदर था, इट वॉज h इनसाइड, एंड नाउ आपने थोड़ा सा दबा दिया ना, आपने अगर थोड़ा सा दबा दिया तो लेटर से ये h प्लस x हो गया। आर यू गेटिंग इट? या दिस इज व्हाट वी नीड टू कंसिडर। देखो पहले टोटल लेंथ है l, पहले पानी के अंदर कितना था? h। अब आपने दबाया तो थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा बढ़ चुका है, कितना? h प्लस x। ओके, h प्लस x। तो अब मैं देखो क्या करूँगा, या बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ओके, h प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा वॉल्यूम लिखना है ना। वॉल्यूम मतलब क्या? एरिया इंटू लेंथ जो एक्स्ट्रा गया पानी के अंदर। ऑलरेडी h तो अंदर था ही, अभी एक्स्ट्रा कितना आया? x एक्स्ट्रा आया ना। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितना? x, डेंसिटी किसका? लिक्विड का, इंटू जी, ये आएगा फोर्स। ओके, नाउ फोर्स की जगह पे मैं ये लिखने वाला हूँ, एरिया इंटू व्हाट? x, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन व्हाट? टेल मी, मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ विच बॉडी? मास ऑफ द एंटायर सिलेंडर। क्यों एंटायर सिलेंडर? अरे क्योंकि सिलेंडर तो पूरा ऑसिलेट करेगा ना यार। तो मास ऑफ द एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी का मास क्या है? मास मतलब क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम मतलब क्या? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस? एरिया ऑफ बेस ए ही है, और लेंथ, पूरे का लेंथ क्या है? पूरे का लेंथ है एल इंटू ये डेंसिटी। बट ये डेंसिटी किसका है? सिलेंडर का, मतलब किसका? बॉडी का। ऊपर भी एक डेंसिटी, बट ये डेंसिटी किसका है? लिक्विड का। याद रखना ये फॉर्मूला में लिक्विड है, लेकिन आप मास बॉडी का निकाल रहे हो तो इधर डेंसिटी किसका आएगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो इधर क्या लिखोगे आप? डेंसिटी ऑफ बॉडी। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन में देख रहा हूँ कि ये a और ये a कट हुआ, एंड आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर x, और इस तरफ क्या है? x, डेंसिटी ऑफ लिक्विड g अपॉन टोटल लेंथ, एंड यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी। और मैं देख रहा हूँ कि ये x और x भी कट हुआ, तो यहाँ पे क्या आया? ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन एल टाइम्स डेंसिटी ऑफ बॉडी। और ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, राइट? यहाँ से आपको ओमेगा मिल गया, हमको चाहिए था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा। तो अपॉन ओमेगा लिखा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? लेंथ डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन जी टाइम्स डेंसिटी ऑफ वॉट एवर इज द लिक्विड। ये आएगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट? तो ये कॉन्सेप्ट का मैंने आपको पूरा नॉलेज दे दिया, ठीक है? आई रिपीट, खाली यहाँ पे मेरे से स्टार्टिंग में गलती हो गया, मैंने गलती से h ऊपर लिख दिया। एक्चुअली इट विल मेक मोर सेंस कि टोटल लेंथ l है, ऑलरेडी अंदर कितना h है, और h तक सब कुछ ठीक चल रहा है, mg और अपथ्रस्ट मैच हो रहा है। लेकिन जब आप इसको एक्स्ट्रा दबाएंगे तो डेफिनेटली अंदर वाली हाइट बढ़ेगी। अंदर वाला हाइट बढ़ा मतलब क्या? वॉल्यूम इनसाइड बढ़ गया। वॉल्यूम इनसाइड बढ़ा मतलब अपथ्रस्ट बढ़ा। अपथ्रस्ट बढ़ा मतलब क्या? अब वो बाहर फेंकेगा सिलेंडर को। आर यू गेटिंग इट? ऐसे वो बाहर फेंकेगा। फाइन। सो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट, एंड एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट मतलब क्या? एक्स्ट्रा वॉल्यूम। एक्स्ट्रा वॉल्यूम कौन सा अंदर गया? ऑलरेडी h तो अंदर था ही, उधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये एक्स्ट्रा अंदर गया तो प्लस x हुआ, तो एक्स्ट्रा के लिए सिर्फ x,
और वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू एक्स्ट्रा वाला लेंथ, तो एरिया ए, एक्स्ट्रा वाला लेंथ किया एक्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, फिर वहाँ से एक्सेलरेशन निकाला तो मास ऑफ द बॉडी से डिवाइड किया। यहाँ पे एक ध्यान रखना, ऊपर वाला जो डेंसिटी है वो लिक्विड का है क्योंकि वो फॉर्मूला से आया है, और नीचे आप मास ऑफ द बॉडी लिख रहे हो ना, तो डेंसिटी भी तो बॉडी का ही होगा। एंड देन आई सॉल्व एंड आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओमेगा से मुझे क्या मिला, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का उल्टा किया तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द जनरल डेरिवेशन, मतलब ये जनरल कॉन्सेप्ट है। नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m, ओके, मैंने यहाँ पे जो सिलेंडर लिया है ना, उन्होंने वो रेक्टेंगुलर लिया है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। क्यों फर्क नहीं पड़ता पता है, क्योंकि इवेंचुअली देखो ना, एरिया और एरिया कट ही हो रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक होगा तो भी आप उसके लेंथ से ही डील करने वाले हो, सिलेंडर होगा तो भी लेंथ से ही डील करने वाले हो, आर यू गेटिंग? तो एरिया वैसे भी कट रहा है, तो इट डजंट मैटर। So, a rectangular block of mass m and area of cross section A floats in a liquid of density rho. If given a small vertical displacement from equilibrium, it undergoes oscillation with a time period of t. Then आपको पूछा टाइम पीरियड क्या होगा, एंड देखो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डेंसिटी के बॉडी के साथ, बॉडी का डेंसिटी, ओके, देखो बॉडी का डेंसिटी, टाइम पीरियड और बॉडी के डेंसिटी में रिलेशन तो है, क्या आएगा बोलो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। डू वी हैव दिस ऑप्शन? डू वी हैव दिस ऑप्शन? एक्चुअली वी डोंट हैव। ये जो है ना वो डेंसिटी बॉडी का है, क्वेश्चन में जो रो दिया है ना वो लिक्विड का है। फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो लिक्विड के डेंसिटी के साथ तो टाइम पीरियड, अरे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यार, टाइम पीरियड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डू वी हैव दिस ऑप्शन? डू वी हैव दिस ऑप्शन? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ऑप्शन डी मैच हो रहा है, बट रूट मिस हो रहा है ना, रूट मिस हुआ, मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं है, ओके। एंड ऑप्शन बी तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि बी में तो उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट कर दिया, डायरेक्ट तो है ही नहीं यार, वो तो इन्वर्स है। तो चलो बी गया और डी गया, अब क्या बचा, ए और सी, ए और सी। बट अगर आप ए और सी देखेंगे ना तो मास और एरिया चाहिए, और मैंने क्या किया पता है, मास को पहले ही रिप्लेस कर दिया एरिया में, और एरिया कैंसिल हो रहा है, आर यू गेटिंग इट? तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे। कैसे मॉडिफिकेशन देखते हैं, तो पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सब कुछ आपने लिख लिया होगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, मुझे मास को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में मास पूछा ना, तो देखते हैं क्या आएगा। तो ऊपर क्या है, एफ, ये वाला एफ ये रहा, क्या है, ए एक्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी को मैं ये नहीं लिखने वाला, मैं मास को सिर्फ एम ही लिखता हूँ, ओके, मैं मास को ना सिर्फ एम लिखता हूँ। एंड अब ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये क्या है, ए एक्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन एम, तो ये एम और ये एम कट, ओमेगा को स्क्वायर मतलब क्या, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एंड इस तरफ क्या है, ए रो एल जी अपॉन एम, ओके, ए रो एल जी अपॉन एम। इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर को उधर ले लो, ये क्या हो जाएगा m, और इधर क्या हो जाएगा a रो एल जी। यहाँ से एक टाइम पीरियड मिलेगा, और ये टाइम पीरियड होने वाला है 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन a रो एल जी। तो ये भी एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस टाइम पीरियड, टाइम इज व्हाट, टेल मी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, एंड एरिया के साथ कैसा है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, उधर इनवर्सली दिया। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन ए कांट बी द आंसर, इट्स सी, ये वाला मैच हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो आप दोनों टाइम पीरियड याद रख लेना, ठीक है। पहला वाला जो टाइम पीरियड मैंने निकाला था वो डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के फॉर्मेट में था, एंड ये वाला जो टाइम पीरियड है ये किस में है, मास और एरिया के फॉर्मेट में। डेफिनेटली 99% जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसके पहले वाले फॉर्मेट के हिसाब से आते हैं, इसके जो पहले वाला फॉर्मेट था।
बट अभी देखो ना इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, बट एज अ स्टूडेंट आपका दोनों वेरिएशन का जानना ज़रूरी है. फाइन. सो दैट हैपन्स टू बी व्हाट, टेल मी, क्वेश्चन नंबर 14. तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कॉपी कर लो एंड देन वी विल हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये भी क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन किया अभी, जो सिलेंडर फ्लोट करता है, ये सिमिलर क्वेश्चन है, एक पूरा कॉन्सेप्ट ही है. तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ और फिर उसके अंदर जो भी छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस रहेंगे वो हम लोग देखेंगे. सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द सिनेरियो. है क्या? तो देखो यहाँ पर ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पास एक यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है, एक यू शेप का आपके पास ट्यूब है. फाइन. दिस इज अ यू शेप्ड ट्यूब एंड इस यू शेप के ट्यूब में आपने डाला हुआ है पानी. जब आप पानी डालते हो ना यहाँ पे, लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल डार्कर. आई डोंट नो वेदर इट्स सीन ऑन कैमरा और नॉट प्रॉपरली. या तो दैट्स हाउ इट इज. या फाइन. तो इट्स अ यू शेप्ड ट्यूब. इसके अंदर जब आप पानी डालोगे ना यहाँ पे, तो ये पानी इधर आएगा और फिर ये पानी दोनों जगह पे एक साथ लेवल पे पड़ता है, ठीक है. तो जैसे मान लो पानी यहाँ तक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई. आई मतलब क्या? इनिशियल लेवल ऑफ वाटर. ओके, आई इज व्हाट? इनिशियल लेवल ऑफ वाटर. तो ये पूरा ऐसे पानी है, ठीक है. ओके, नाउ फाइन, नॉट बैड. यहाँ पर ऐसा पानी है. अब आप क्या करते हो, इस पानी को ऐसा इधर से नीचे दबाया आपने. अब डेफिनेटली जब पानी को यहाँ से नीचे दबाओगे तो यहाँ से डेफिनेटली ऊपर आएगा. अरे यार कॉमन सेंस है ना, इधर से दबाया तो इधर से पानी ऊपर आएगा कि नहीं. तो मैं क्या करता हूँ, इस पानी को यहाँ से इस लेवल तक दबा देता हूँ. तो व्हाट इज दिस? एफ फॉर फाइनल. तो अभी पानी इधर तक दब गया, ठीक है. तो इसको डॉट बना देते हैं. तो पहले पानी यहाँ तक था इनिशियली, अब पानी यहाँ तक है. पानी कितना नीचे गया वो देख लेते हैं. पानी नीचे गया बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स. ओके, पानी कितना नीचे गया? बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स. तो ये तो कॉमन सेंस है ना, इधर से अगर एक्स नीचे गया तो इधर से एक्स ही ऊपर आएगा ना. दोनों साइड का थिकनेस सेम है यार. इधर से अगर 5 सेंटीमीटर पानी दबाया तो इधर से 5 सेंटीमीटर ऊपर आएगा. तो जब आप लेफ्ट साइड पे पानी को नीचे दबा देते हो बाय एन अमाउंट ऑफ एक्स, तो राइट साइड पे उतना ही अमाउंट पानी का ऊपर आएगा. और यहाँ पर भी मैं डॉटेड बना लेता हूँ. डॉटेड मतलब क्या कि पहले इधर तक लेवल था और अब ये लेवल है, ठीक है. ये इनिशियल है, ये फाइनल है. आर यू गेटिंग इट? सो देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहले पानी यहाँ तक था. ओके, पहले पानी यहाँ तक था एंड अब क्या हुआ, यहाँ से आपने दबाया तो यहाँ से पानी ऊपर उठा. आपने इधर से x दबाया, आपने इधर से x दबाया, तो यहाँ से x पानी ऊपर आएगा. अब दोनों साइड के पानी में जो लेवल का डिफरेंस है वो डिफरेंस देखते हैं. देखो यहाँ पे पानी इधर तक ही है, यहाँ पे इधर तक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक लाइन बना दो ना, यहाँ पे एक लाइन बना दो, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? ये. एंड व्हाट इज दिस? ये x और ये भी तो x ही है यार. ये x, ये x. तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 2x है. आर यू गेटिंग इट? तो जब आप एक जगह से पानी x नीचे लोगे तो दूसरी जगह से पानी x ऊपर आएगा. तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2x का, राइट. यहाँ से ये x नीचे आया, यहाँ से x ऊपर गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 2x का. फाइन. और ये 2x जो पानी है वो ज़्यादा है किस तरफ? टू द राइट. ओके, 2x जो पानी है वो ज़्यादा है किधर? टू द राइट. नाउ इधर एक पॉइंट ले लो आप, पॉइंट P. इधर एक पॉइंट ले लो आप, पॉइंट Q. तो देखो P और Q में वैसे कहने के लिए सेम लेवल पर है, बट P के ऊपर देखो कुछ है ही नहीं यार, इधर तो कुछ है ही नहीं. और Q के ऊपर क्या है? इतना ज़्यादा पानी. तो इस पानी का वेट किस पे आ रहा है? Q पे. तो डेफिनेटली Q दबेगा.
अरे यार पॉइंट क्यू पे, आप समझो पॉइंट पी पे एक आदमी है, पॉइंट क्यू पे एक आदमी है, तो पी के ऊपर तो कुछ नहीं है ना यार, तो पी के ऊपर देयर इज नो प्रेशर। बट इफ यू टॉक अबाउट क्यू, तो क्यू के ऊपर इतना पानी है और इस पानी का प्रेशर किस पे आ रहा है, क्यू पे आ रहा है, तो वो पानी क्या करेगा, पॉइंट क्यू को नीचे दबाएगा। तो जब ये इधर से नीचे दबाएगा तो इधर से पी ऊपर आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? तो एक्चुअली पी कब तक ऊपर आना चाहिए, जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। बट लेवल सेम होने के बाद भी पी ऊपर जाते रहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगर याद है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था, ऑसिलेशन मतलब क्या, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी बोथ। तो यहाँ पे देखो ये पानी क्यू को नीचे दबा रहा है, ठीक है, तो पी धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो क्यू नीचे जाएगा। आर यू गेटिंग इट? क्यू नीचे जाएगा, पी ऊपर आएगा, और दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे। कौन दोनों? पानी के सरफेस, ये इधर से ऐसा आ जाएगा, दोनों सेम लेवल पर आएगा। जब ये दोनों सेम लेवल पर आएंगे, आइडियली पानी का ऊपर नीचे होना रुकना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया पी विल कंटिन्यू टू ग्रो अप, ये कंटिन्यू टू इट विल ग्रो अप एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा फिर ये नीचे आ जाएगा। अब इधर डिसबैलेंस हो गया, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर। इस तरह से ये क्या होता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा। आर यू गेटिंग इट? एंड अगर ये चीज़ भी ऑसिलेट हो रही है तो हमें इसका भी क्या निकालना है, टाइम पीरियड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो पहले मैं आपको इसका जनरल कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जनरल टाइम पीरियड निकाल देंगे जैसा हमने पहले किया था, फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी चेंजेस होंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट टाइम अगर मैंने आपको स्टेप्स बोले थे, अगर आपको याद हो, पहले आप क्या करेंगे, कॉज निकालेंगे कि कौन से फोर्स के वजह से ये ऑसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन से फोर्स की वजह से ऑसिलेशन हो रहा है, तो दैट फोर्स इज वेट ऑफ दिस मच ऑफ लिक्विड। सोचो अगर ये पानी होता ही नहीं तो पी और क्यू तो सेम लेवल पे थे, पी के ऊपर भी कुछ नहीं, क्यू के ऊपर भी कुछ नहीं, तो ऑसिलेट होता ही नहीं ना। तो हु इज कॉजिंग द ऑसिलेशन? दिस एक्स्ट्रा लिक्विड विच इज ऑन क्यू इज कॉजिंग द ऑसिलेशन। तो मैं क्या बोलूंगा, लिक्विड, देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, वेट ऑफ लिक्विड above Q is causing what, tell me, oscillation. okay, वेट का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। वेट का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ सिर्फ इतने का मास कैसे निकालूं? मान लो लेट कैपिटल M बी द टोटल मास ऑफ whatever liquid. okay, let capital M be the total mass of what, liquid. अभी इमेजिन करो कि अगर आपने ये यू शेप ट्यूब को ऐसा खोल दिया होता, अगर आपने इसको पूरा खोल दिया तो ये पानी का कुछ लेंथ भी तो होगा ना। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एंड L बी द टोटल लेंथ ऑफ व्हाट, टेल मी, लिक्विड। तो कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ द लिक्विड, कैपिटल L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड। तो अगर आपको याद है 11th स्टैंडर्ड लॉज ऑफ मोशन में हमने वो कॉन्सेप्ट किया था चेन वाला, वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी रैंडम लेंथ का अगर मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू गिवन लेंथ। गिवन लेंथ इज व्हाट, 2x, राइट। मतलब मास पर यूनिट मतलब क्या, यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो मेरे पास तो 2x है, तो 2x का मास कितना होगा, m/l into 2x, right? So this is the force which is causing what, tell me, oscillation. इतने पानी के वजह से ही तो ऑसिलेशन हो रहा है। फाइन, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, आप क्या निकालो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है, m/l इंटू 2x इंटू g अपॉन, ये क्या है, मास। ये किसका मास है, क्या ये इतने का मास है, क्या ये इतने का मास है, या ये पूरे का मास है? डेफिनेटली पूरे का मास होगा, क्योंकि ऑसिलेशन तो पूरा लिक्विड कर रहा है ना। ये पूरा लिक्विड इधर से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। तो ऑसिलेशन सिर्फ इतना नहीं कर रहा। पिछली बार भी देखो जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया, ऑसिलेट तो पूरा सिलेंडर हुआ था ना, तो मास पूरे सिलेंडर का लिया था। उसी तरह यहां पर भी मैं क्या लूंगा, मास ऑफ एंटायर लिक्विड। तो यू नीड टू टेक एंटायर लिक्विड का मास। तो एंटायर लिक्विड का मास तो आपने बोला ना m है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, m। ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये m और ये m कट, एक्सेलरेशन क्या हो गया बोलो फिर, 2xg/l। एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर x, 2xg/l, x और x कट, ओमेगा क्या हो गया बोलो,
2g/L. ओके, L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड. लेंथ कहाँ से आया? मैंने क्या बोला? आप इमेजिन करो अगर आपने इस यू शेप ट्यूब को ऐसा खोल दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, पूरा खुला हुआ ट्यूब. ओके, ये पूरा खुला हुआ ट्यूब है. पानी कहाँ से? यहाँ से इधर तक. इसको ऐसा ओपन कर दिया तो ये सब आपका पानी है. तो इस पानी का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज व्हाट L. ठीक है. अब कुछ स्टूडेंट्स हमेशा होते ही हैं, जब भी इसको क्लास में भी पढ़ाओ, एक घटिया चीज़ उनकी आती है कि सर अगर इसको ऐसा खोल दिया तो ऐसा पानी ऐसा फ्लो हो जाएगा ना. मेरे को भी मालूम है फ्लो हो जाएगा, बट आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ. दैट इज अंडरस्टूड, द वाटर विल फ्लो आउटसाइड, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन. वैसे तो ये यू शेप ट्यूब भी कांच का बना हुआ है, उसको ऐसा खींच के खोल नहीं सकते. अरे गेटिंग इट? तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग कि अगर इसको ऐसा खोला तो ये जो टोटल लेंथ होगा वो ये लेंथ है, और यहाँ पे वो आ रहा है. ये आपको क्या मिला? ओमेगा मिला. एंड नेक्स्ट टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा. ओमेगा को अगर ये लिया तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, L/2g. दिस इज गोइंग टू बी योर व्हाट? टेल मी. टाइम पीरियड. आर यू गेटिंग इट? ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा. एंड you know, कई बार they also ask you in a different format. What is that format? पहले तो ये सब कॉपी कर लो. ठीक है, फाइन. नाउ अगर आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में ये जो पानी था ना वो यहाँ तक था, राइट? इधर तक था. तो यहाँ पे भी इधर तक था ना, तो दिस इज ऑल वाटर. ठीक है. स्टार्टिंग में ये सब कुछ नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कुछ नहीं हुआ. ठीक है, ऐसा. तो स्टार्टिंग में तो दोनों जगह पे लेवल सेम था ना. नॉट ऑल दिस, नथिंग, ये सब कुछ नहीं. स्टार्टिंग में आपका पानी का लेवल दोनों जगह पे सेम था. तो कई बार क्या करते हैं, आपको ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो लेवल है वो H है, इधर जो लेवल है वो H है. तो डेफिनेटली ये H और H मिला के ही तो ये L बनता है ना यार. तो L इज सेम एज व्हाट? दिस H एंड दिस H. तो L को आप क्या लिख सकते हो? दिस इज ऑल्सो रिटन एज व्हाट? 2H, है ना. मुझे मालूम है वापस आप लोग सोचेंगे सर व्हाट अबाउट दिस लेंथ. उसको फिर इग्नोर करना पड़ेगा. ठीक है, ये लेंथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है. सो ये वाला लेंथ इज इग्नोर्ड. तो दिस एंटायर लेंथ L इज ऑल्सो व्हाट? H प्लस H, विच इज़ व्हाट? 2H. तो कई बार क्या करते हैं, L की जगह पे ना दे पुट 2H ऑल्सो. तो टाइम पीरियड ऐसा भी होता है 2π. सोचना अगर आपने L की जगह पे 2H डाला तो 2 और 2 कट होगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? H/g. शिवन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? टेल मी. टाइम पीरियड. ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके किसके हैं? टाइम पीरियड के हैं. तो ये आपका जनरल कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, दिस इज इन जनरल डिस्कशन कि ऐसे भी एक क्वेश्चन आते हैं. ये उसका टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ L. L इज द टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड H इज व्हाट? हाइट ऑफ वाटर अलोंग ईच साइड, लेफ्ट या फिर राइट. ईच साइड का जो हाइट है वो H है. तो उसके फॉर्मेट में आया तो ये वाला वैल्यू, टोटल लेंथ के फॉर्मेट में आया तो ये वाला वैल्यू. ठीक है, ये हो गया आपका जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कशन. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? द फोर्स कांस्टेंट of the liquid column in a U-shaped tube executing simple harmonic oscillation is. आपको चीज़ यही पूछी है, बट आपको टाइम पीरियड तक जाना नहीं है, आपको सिर्फ उसका फोर्स कांस्टेंट पूछा है. ये देखो, ये आपने फोर्स निकाला, राइट? ये आपने फोर्स निकाला, उस फोर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्चुअली बहुत ही छोटा सा ही उन्होंने पूछ लिया कि फोर्स का एक्चुअली आपका देखो वैल्यू क्या आया? M/L 2x इंटू जी आया ना. यू कैन जस्ट पुट F इज इक्वल टू वॉट? KX. तो अगर आपने F को KX डाला तो ये ऐसा हो जाएगा ना. तो ये x और ये x कट होगा और आपका k क्या आ गया? k आ रहा है M/L 2 टाइम्स g. तो ये आपका फोर्स कांस्टेंट है. अच्छा, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो डेंसिटी चाहिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन में डेंसिटी चाहिए तो मैं मास को आप लिख दो ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को आप लिख दो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी. तो यू जस्ट राइट M एज व्हाट? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी अपॉन लेंथ है और इधर क्या है? 2 इंटू जी है. तो ये L और ये L कट हुआ तो क्या बचा? 2, राइट? 2 एरिया डेंसिटी एंड जी. तो दिस इज व्हाट? फोर्स कांस्टेंट. ये कुछ खास नहीं है यार, मतलब वो फोर्स निकालने के बाद खाली इसको KX से कंपेयर किया और मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखा, तो उनको K का वैल्यू चाहिए था. However, what we discussed is much more than what they have asked for. Okay, so that is what? Tell me question number 14. And with that we have discussed, you know, two entirely different concept only. ठीक है,
अब 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो और हम लोग सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द MCQ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम. ठीक है, तो आप सब कुछ ये सब कॉपी कर लेंगे. So after learning those two special types of question, और 2 क्वेश्चन करेंगे, that is question number 3 and question number 6. and इन दोनों क्वेश्चंस को साथ में लेने का रीज़न ये है कि there is one formula जो इन दोनों क्वेश्चंस में यूज़ होता है. that formula is what? the formula for cos 2 theta. okay, cos 2 theta के 2 फॉर्मूले हैं. फर्स्ट इज what? cos square theta minus sin square theta, और एक फॉर्मूला होगा 2 cos square theta minus 1. okay, cos 2 theta has 2 formula. एक होता है what? cos square theta minus sin square theta, और एक फॉर्मूला होता है 2 cos square theta minus 1. okay, now we need to use this formula. एक cos 2 theta का, ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन क्वेश्चन नंबर 3 and 6. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है अ पार्टिकल मूव्स ऑन द x एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, एंड देन दे हैव गिवन अस द इक्वेशन x इज इक्वल टू x नॉट, x इक्वल टू x नॉट ब्रैकेट में cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके, ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, that x is equal to what? x नॉट ब्रैकेट में क्या है? cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, एंड देन आपको ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट. तो एम्पलीट्यूड तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यार. इसका एम्पलीट्यूड कितना है? x नॉट. इसमें देर इज नो डाउट अबाउट इट. एम्पलीट्यूड कितना है आपका? x नॉट. देर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? एम्पलीट्यूड इज x नॉट. इसमें कुछ नहीं करना. व्हाट नेक्स्ट? एम्पलीट्यूड x नॉट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन बी में क्या बोला है? एम्पलीट्यूड 2x नॉट, तो दैट इज नॉट द आंसर. एंड ऑप्शन डी में क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड x नॉट बाई 2, इवन दैट इज नॉट आंसर. एम्पलीट्यूड इज व्हाट? x नॉट. फाइन. अब उन्होंने और क्या बोला है कि व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड देखते हैं. टाइम पीरियड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देखो उन्होंने इक्वेशन क्या दिया है, ये एम्पलीट्यूड x नॉट है. ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ. ये क्या? डज इट लुक लाइक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा? तो ये ऐसा दिख रहा है. तो व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा? cos 2 थीटा. तो ये क्या बनेगा? x इज इक्वल टू x नॉट cos 2 थीटा. बट व्हाट इज थीटा? थीटा इज ओमेगा टी ना. तो ये क्या बना? x इज इक्वल टू व्हाट? x नॉट cos 2 ओमेगा टी. ओके, नाउ जैसा कि हमेशा हमको पता है कि ये जो स्मॉल टी के आगे होता है ना, स्मॉल टी के आगे ये क्या होता है अपना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? जिसको आप हमेशा ओमेगा बोलते हो, बट इस बार आपका ओमेगा ही 2 ओमेगा है. ओके, मतलब ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज व्हाट? 2 ओमेगा. एंड वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाई टी. सो व्हाट इज योर 2 पाई बाई टी? 2 ओमेगा. तो ये 2 और ये 2 कट, और आपका टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई बाई ओमेगा. ओके, आपका टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई बाई ओमेगा. टाइम पीरियड पाई बाई ओमेगा इज ऑप्शन ए. कि ये जो है दिस इज एन इक्वेशन ऑफ SHM, और इस SHM का टाइम पीरियड कितना है? पाई बाई ओमेगा. लेकिन आप ये तब सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा. cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? टेल मी. cos 2 थीटा. ओके, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा. फाइन. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना? 2 ओमेगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा. 2 और 2 का टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई बाई ओमेगा. Get it? So this is the equation, this is question number 3. Now let's have a look at the next question, that is question number 6. Question number 6 में आपको क्या बोला है? In question number 6 they are telling you that a particle moves with simple harmonic motion in a straight line. कि मतलब एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है in a straight line, and आपको बोला गया है that in first tau seconds after starting from rest. देखो after starting from rest, ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
अगर आप रेस्ट से शुरुआत कर रहे हो, मतलब आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हो, आप एक्सट्रीम से शुरुआत कर रहे हो यार, क्योंकि एक्सट्रीम छोड़ के ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर आपका पार्टिकल रेस्ट पर हो, है ना। सो इफ़ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने क्या बोला है, लेट अस से दिस इज द पाथ ऑफ ऑसिलेशन, ये आपका मीन पोजीशन, एंड आपका पार्टिकल शुरू कर रहा है यहाँ से, ठीक है, आपका पार्टिकल शुरू कर रहा है यहाँ से। अब अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो फिर उन्होंने क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट टाउ सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ ए। मतलब आप यहाँ से ये चालू करें, देखो यहाँ से आप और राइट में तो जा नहीं सकते, तो यहाँ से आपको लेफ्ट में ही आना पड़ेगा। तो ये पार्टिकल यहाँ से इधर तक आया, मान लो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है। पूरा एम्पलीट्यूड जो है उसको मैं लेता हूँ कैपिटल ए, इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस कितना, स्मॉल ए, और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उसको टाइम कितना लगा, टाउ सेकेंड्स, ओके, टाउ सेकेंड्स, फाइन। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट टाउ सेकेंड्स इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2a। देखो पहले उसने ए से बी तक ट्रैवल किया, ए से बी तक उसने ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस है ए से बी में, ए से बी में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल ए, और ये स्मॉल ए उसने ट्रैवल किया इन टाउ सेकेंड। फिर वो जाता है बी से सी पे, ओके, फिर वो जाता है बी से सी पे, और बी से सी मतलब अब उसने कितना ट्रैवल किया है, 2a, और ये 2a भी उसने कितने में किया, इन टाउ सेकेंड्स, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो रेड कलर का जो लाइन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, रेड कलर का जो लाइन है वो आपका पाथ ऑफ ऑसिलेशन है। आपका पार्टिकल कहाँ पर है, आपका पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पर एट ए। कैसे मालूम पड़ा एक्सट्रीम पोजीशन पर है, उन्होंने बोला है कि वो रेस्ट से शुरुआत कर रहा है। रेस्ट पे या तो आप नेगेटिव एक्सट्रीम पे होते हो या तो आप पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होते हो, और बीच में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आप रेस्ट पे हो सको। तो रेस्ट पे हो मतलब आप यहीं पर हो, यहाँ से वो शुरू कर रहा है। तो अभी देखो अगर यहाँ से शुरू कर रहा है तो आप और राइट में तो जा नहीं सकते, तो आपको लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि आप पहले ए से बी तक गए, डिस्टेंस ट्रैवल किया ए, और उसके लिए टाइम कितना लगा, टाउ सेकेंड्स। फिर आप जा रहे हो बी से सी, बी से सी जब आप गए तो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया 2a। चेक करो वहाँ पर उन्होंने बोला है सेकेंड लाइन में, दैट इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड्स ओनली इट ट्रैवल्स 2a। तो पहले टाउ सेकेंड में आप ए से बी तक गए, डिस्टेंस a, और अगले टाउ सेकेंड में आप बी से सी पर गए, डिस्टेंस इज व्हाट, 2a। आर यू गेटिंग इट? तो फिर आपको उसके बारे में देखो, अगर सारे ऑप्शन देखेंगे तो आपको टाइम पीरियड पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है, देखेंगे क्या होता है। पहले ये समझ में आया, आई होप यस, ओके। नाउ बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की ना, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, टेल मी। द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू व्हाट, a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बट देन यू टेल मी, अल्फा के बारे में आपको पता है कि अगर आप मीन से शुरू होकर राइट में गए अल्फा 0, मीन से शुरू होकर लेफ्ट में गए अल्फा 180, पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ अल्फा 90, नेगेटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ अल्फा 270। यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हो रहा है। पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हुआ मतलब क्या, आपका अल्फा कितना है, π/2। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओके। x is equal to what, a sin omega t plus π/2, and this is as good as what, sin of 90 plus theta, and we know that sin of 90 plus theta क्या होता है, cos theta। तो in short आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होने वाला है, x is equal to a cos omega t, right? x is equal to what, a cos omega t। now अगर आप पहले देखते हो, पहले मतलब क्या, a से b वाला, फ्रॉम a टू b, आपने शुरू किया a से, आप गए कहां पर, b तक, आपने a से b डिस्टेंस कितना किया, a, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आप a से b तक गए, दिस डिस्टेंस इज a, बट अगर आपको ये x की वैल्यू डालनी है, दिस x इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मीन पोजीशन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो देखो ये पूरा a है, ये कितना है, स्मॉल a, तो ये कितना हुआ, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। तो आप x की जगह पे क्या लिखोगे, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए,
इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी, टी मतलब टाइम, कितना टाइम लगा, टाइम लगा ए से बी तक आते आते टाइम लगा टाउ सेकेंड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे टाउ सेकेंड्स। आर यू गेटिंग इट? एंड दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज कॉस ऑफ ओमेगा टाउ। ठीक है, इसको एक इक्वेशन बना के रखते हैं, आगे देखते हैं कैसे अगर कहीं पे यूज़ हुआ तो। फाइन, अच्छा अब ये हो गया ए टू बी। ए टू बी के बाद आप किधर गए, बी टू सी, बट आई वुड रेकमेंड आप बी टू सी पढ़ने के बदले आप ए टू सी वापस पढ़ो। अगर आप ए टू सी पढ़ते हो, देखो वापस आपने ए से स्टार्ट किया, मतलब आपका अल्फा कितना है, पाई बाई 2 ही है, एंड दिस टाइम यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू सी। तो अगर आप ए टू सी जाओगे, ठीक है, ए टू सी जाओगे तो आपने टोटल देखो ए टू बी वाला डिस्टेंस ए और बी टू सी वाला डिस्टेंस 2 है, तो टोटल कितना हो गया 3a। अब ये कितना है कैपिटल ए, ये कितना है 3 स्मॉल ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कैपिटल ए माइनस 3 स्मॉल ए। तो x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल 3। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है यार। आप कहीं से भी कहीं पे भी जाओ फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, आपके उस पोजीशन का मीन से जो डिस्टेंस होता है वो। तो जब आप ए से बी पे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये माना जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। जब आप ए से सी पे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये माना जाएगा कैपिटल ए माइनस 3a। ओके, एंड ए फॉर एम्पलीट्यूड वो तो ए ही है, एंड कॉस ओमेगा। टेल मी ए टू सी जाने में टाइम कितना लगा, तो ए टू बी जाने में टाउ सेकेंड, बी टू सी जाने में और एक टाउ सेकेंड, तो टोटल कितना 2 टाइम्स टाउ सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं टी की जगह पे क्या लिखूंगा 2 टाइम्स टाउ। ठीक है, वो 2 को मैंने आगे लिख लिया। फाइन, एंड देन इफ आई टेक दिस हियर तो क्या होगा यहाँ पे a माइनस 3a अपॉन कैपिटल A इज कॉस ऑफ 2 ओमेगा टाउ। ओके, देन आई गॉट 2 इक्वेशंस। वापस देखो यहाँ पे अगर आपने ओमेगा टाउ को थीटा समझा, ठीक है, इफ़ यू कंसीडर, ठीक है, इफ़ यू जस्ट ट्रीट ओमेगा टाउ एज थीटा, तो ये क्या हो गया है कॉस थीटा और ये क्या हो गया है कॉस ऑफ 2 थीटा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा? देखो कॉस 2 थीटा का 2 फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक ये वाला। डेफिनेटली मैं ऊपर वाला क्यों रखूँ, ऊपर वाला रखूंगा तो कॉस के साथ साथ साइन भी आ जाएगा। आई डोंट वांट टू डील विद टू मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर नो रीजन, राइट? सो व्हाट विल आई डू, instead of cos of 2 theta I would go for what 2 cos square theta minus 1। तो यहाँ पर क्या है cos of 2 theta, तो वो क्या बन जाएगा, देखो your left hand side is a minus 3a upon capital A is equal to cos 2 theta, and cos 2 theta is what 2 cos square theta, theta is what omega tau minus 1। Are you getting it? And then this is done। अभी ये कितना है a minus 3a upon capital A, this is 2, this is what cos of omega tau the whole square। what is cos of omega tau? this thing, right? ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये cos of omega tau का स्क्वायर है ना, यहाँ पे इधर डाल दो, get it? तो फिर ये क्या बनेगा 2 टाइम्स cos square omega tau, तो ये क्या हो जाएगा what is cos omega tau? cos omega tau is what कैपिटल A माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A, लेकिन उसका स्क्वायर है याद रहे -1। ठीक है, अब ये जो एक गंदा सा इक्वेशन आ गया, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। होपफुली इफ़ यू आर लकी इनफ तो एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा। इन केस अगर एम्पलीट्यूड वाला ऑप्शन मैच नहीं हुआ देन वी विल हैव टू सॉल्व टाइम पीरियड ऑल्सो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ में लिए क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ हो रहा था। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। LHS को एज इट इज़ रहने देते हैं, a माइनस 3a अपॉन कैपिटल A, इधर क्या है 2, ये क्या होगा इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है ना, वो ये स्क्वायर आएगा, इसमें कुछ नहीं है। न्यूमरेटर में क्या a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज़ व्हाट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड देन यू हैव अ -1। ओके फाइन, अब क्या करेंगे a माइनस 3a अपॉन कैपिटल A, लेट अस फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस 2 इनसाइड। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 इनसाइड तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल A स्मॉल a प्लस 2a square the whole upon a square and then you have this -1। now I think
Yeah, matlab we are mathematically correct. Now I think we should be able to get through. So here you have 2a square minus 4 capital A small a plus 2a square minus a square upon a square. So this a gets cut. Here you have what? A minus 3a. और फिर ये क्या है? This is c. 2a square minus a square is a square minus 4 capital A small a plus 2a square. तो यहाँ से ये a square वाला पार्ट भी कैंसिल होगा, है ना? एंड यहाँ से जस्ट वेट, हाँ अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में भी एक a बचा है ना? a माइनस 3a, या इसके डिनोमिनेटर में a बचा है. अब ये जो a बचा हुआ है उसको यहाँ पे ले लो आप. तो माइनस 3 कैपिटल A स्मॉल a एंड हियर यू हैव माइनस 4 कैपिटल A स्मॉल a प्लस 2a स्क्वायर. तो लेट दिस कम हियर. सो इफ दिस कम्स हियर दिस विल बिकम प्लस. तो माइनस 3 कैपिटल A स्मॉल a प्लस 4 कैपिटल A स्मॉल a विल मेक इट व्हाट? प्लस कैपिटल A स्मॉल a, है ना? एंड देन यू हैव अ 2a स्क्वायर. तो ये a और ये a भी कैंसिल हो जाएगा. And then your amplitude is 2a, right? Your amplitude is 2a. And let me see, where's the paper? It fell down. Wait. Yeah, amplitude 2a उन्होंने कहीं पे दिया ही नहीं है, चेक, है ना? ऑप्शन बी में उन्होंने दिया एम्पलीट्यूड 4 है, वो मैच नहीं होगा. ऑप्शन डी में उन्होंने दिया एम्पलीट्यूड 3 है, वो भी मैच नहीं होगा. सो वी विल हैव टू गो फॉर द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे फिर? या इस a की वैल्यू यहाँ पे डालो ना. अगर आपने a की वैल्यू यहाँ पे डाली, कैपिटल A की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल A को अगर वहाँ पे डालो तो कितना हो जाएगा? 2a माइनस a, है ना? 2a माइनस a इज व्हाट? a अपॉन कैपिटल A. कैपिटल क्या है? 2a इज इक्वल टू व्हाट? कॉस ऑफ ओमेगा टाउ. तो a और a कैंसिल, इधर कितना हो जाएगा? हाफ इज कॉस ऑफ ओमेगा टाउ. अभी सोचो ना, अगर कॉस को यहाँ पे लिया तो होगा कॉस इनवर्स ऑफ हाफ. कॉस में हाफ कब आता है? 60 डिग्री. 60 डिग्री इज व्हाट? पाई बाई 3. तो दिस इज पाई बाई 3 इज ओमेगा टाउ. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पाई बाई 3 ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल T टाइम्स टाउ. सो देन मैं देख रहा हूँ कि ये पाई और ये पाई कट होगा, T जाएगा ऊपर और ये 3 आएगा नीचे. T जाएगा ऊपर और ये 2 आएगा नीचे. तो कितना होगा? टाउ इज इक्वल टू T बाई 6. टाउ इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी. T बाई 6. टाउ इज इक्वल टू T बाई 6. या फिर व्हाट दे वांट मी टू फाइंड आउट? सॉरी, उनको टाइम पीरियड चाहिए. बेसिकली टाइम पीरियड चाहिए मतलब क्या? उनको कैपिटल T चाहिए. तो कैपिटल T क्या हो जाएगा यहाँ से? 6 टाइम्स टाउ ना. तो 6 टाइम्स टाउ मीन्स ऑप्शन सी, है ना? तो ये क्वेश्चन 6 भी हो गया और ये क्वेश्चन 3 भी हो गया. आई होप आपको समझ में आया हो. बीच में वी हैड सम एल्जेब्राइक ब्लंडर. आई क्रॉस मल्टीप्लाइड विदाउट सेंडिंग दिस टू इनसाइड. उसकी वजह से मेरा आंसर नहीं आया. देन आई हैड टू क्रॉस चेक द एंटायर थिंग. बट नाउ वी आर नॉर्मल, वी आर ओके. और फिर उसका ये a का वैल्यू अगर यहीं पर मैच हो जाता ना कि एम्पलीट्यूड इज 2a, तो वी वुड हैव बीन लाइक वी कुड हैव सेव्ड टाइम. बट उनका जो एम्पलीट्यूड था वो कैसा है? 4a और 3a है. तो डेफिनेटली वो मैच नहीं हो. तो फिर मेरे को आगे करना पड़ा. a का वैल्यू फिर ज़रूरी नहीं है इसमें ही डालना है, इसमें भी डाल सकते हो, बट डेफिनेटली ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला है. तो आई वुड प्रेफर सॉल्विंग इट ईजियर वे. तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे डाला, सॉल्व किया. और मैंने टाइम पीरियड का वैल्यू पूछा था 6 टाउ. पहले हमने सिर्फ टाउ का चेक किया था. टाउ इज T बाई 6. तो T कितना है? 6 टाउ, विच इज़ व्हाट? टेल मी. ऑप्शन सी. ठीक है. तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एल्जिब्रा है, थोड़ा सा डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले वगैरह सब यूज़ होगा. आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट? टेल मी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ यू लुक फर्दर वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 ऑल्सो. ठीक है. वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 ऑल्सो. तो लेट्स सी व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 20 से. दैट्स एन ईजी क्वेश्चन. देखो, आपका जो सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, आपका जो सिंपल पेंडुलम होता है वो ऐसे होता है. अगर आपको डेरिवेशन याद है तो जब आप इसको यहाँ पे इधर लेके जाते हो तो इधर क्या होता है? mg. यहाँ पे क्या होता है? mg cos थीटा. और इधर क्या होता है?
mg sin theta, right? I'm talking about question number 21. So which force is trying to bring the bob to its original position? Which force is trying to bring the bob to its original position? इस बॉब को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कौन लेके जाने की कोशिश कर रहा है? mg sin theta. So mg sin theta is trying to bring the bob to the original position. Fine. अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर ये जो है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और अगर आपने नीचे एक प्लेट रखी हो और ये प्लेट कैसी है? नेगेटिवली चार्ज्ड. So if the bob becomes positively charged or the plate becomes negatively charged, या फिर उल्टा, मतलब इसको माइनस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन प्लस कौन माइनस, कोई भी एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा ना. तो ऑलरेडी ये जो बॉब है वो mg sin थीटा से नीचे आ रहा था और अब इसको इसके अट्रैक्शन का भी फोर्स आएगा, तो नेट फोर्स बढ़ा या कम हुआ? डेफिनेटली बढ़ेगा, नेट फोर्स बढ़ेगा ना. तो सोचो टाइम पीरियड t क्या होता है? 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी. डेफिनेटली आपने l के साथ कोई चेंजेस नहीं किए हैं यहाँ पे, बट आपका g इंक्रीज हो रहा है यार. सोचो g मतलब क्या? एक्सेलरेशन. तो पहले एक्सेलरेशन सिर्फ वेट का था, ग्रेविटी का था, अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी तो आएगा, तो उसका भी अट्रैक्शन आएगा. तो ओवरऑल आपका g क्या हो चुका है? बढ़ चुका है. g बढ़ेगा मतलब टाइम क्या होगा? कम होगा. आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अगर ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो रिपल्शन होता, तो वहां पे आपका g कम हो गया रहता. g कम होता तो वहां पे टाइम बढ़ता, बट यहाँ पर क्या? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब नेट फोर्स बढ़ेगा. फोर्स अगर बढ़ा तो g बढ़ेगा, g बढ़ेगा तो आपका टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? और अगर टाइम कम होना है तो दैट इज ऑप्शन सी, राइट? टाइम का कम होना इज व्हाट? टेल मी. ऑप्शन सी. So now we could solve simple pendulum के questions. Simple pendulum में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 26 है, वो एक्चुअली सिंपल पेंडुलम का पार्ट नहीं है, इट बिलोंग्स टू स्प्रिंग पेंडुलम. तो जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्प्रिंग पेंडुलम बताऊंगा ना, तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 भी बता दूंगा, ठीक है? एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन भी हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पे ही करेंगे. Apart from that, we are left with one last question, that is question number 13, and with that we will be able to finish with this lecture. and फिर next lecture में मिलेंगे spring pendulum and damped oscillation करेंगे, and definitely spring pendulum के concept के साथ ही मैं आपको उसके MCQs भी बता दूंगा, तो अपना oscillation chapter खत्म हो जाएगा. Fine. एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑसिलेशन हैपेंस टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद वेव मोशन आएगा, स्टेशनरी वेव्स आएगा, उसमें आपको ऑसिलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. देन यू विल हैव सम अदर टॉपिक्स ऑल्सो लाइक वेव थियोरी ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, उसमें आपको ऑसिलेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना. Fine. Having said that, let's have a look at the last question for the day. That is question number 13. And उन्होंने आपसे क्या बोला है कि एक आपको बोला है कि a particle executing simple harmonic motion along y-axis has its motion described by the equation y is equal to a sin omega t plus b. Then what is its amplitude? ठीक है, आपको बोला है y इज इक्वल टू वॉट? a साइन ओमेगा टी प्लस b. देन व्हाट इज इज एम्पलीट्यूड? डेफिनेटली एम्पलीट्यूड क्या आएगा? a ही आएगा, है ना? आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है कि नहीं? a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. चलो ये अल्फा तो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट एम्पलीट्यूड तो इसी को मानते हो ना, तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? a. एम्पलीट्यूड a मतलब विच ऑप्शन? ऑप्शन a. ठीक है, आंसर तो आ गया, लेकिन दिमाग में ये बात सताती रहती है कि ये बी क्या है फिर? दिस बी इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, दिस बी इज व्हाट? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन? आप ध्यान से समझो. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई भी रेफरेंस मानते हैं तो ओरिजिन को हमेशा हम लोग 0 मानते हैं. क्या देखो, ये आपका मेन पोजिशन है, राइट? मैं हमेशा बाय डिफॉल्ट, मतलब आवर ब्रेन इज ट्रेन्ड ओनली दैट वे कि मेन पोजीशन हमेशा हम लोग 0 मानते हैं. अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि एम्पलीट्यूड 2 है, तो आप क्या बोलोगे? इधर +2 इधर -2, है ना? 0 के उस तरफ +2, 0 के इस तरफ क्या? -2. बिकॉज आवर माइंड इज ट्रेन्ड दैट वे, वी आर बाउंड टू थिंक दैट वे कि मेन पोजीशन मतलब क्या? ओरिजिन, जो गलत नहीं है. लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि एम्पलीट्यूड, अच्छा इसका एम्पलीट्यूड कितना है?
एम्पलीट्यूड इज 2, ओके। ना देखो ना, 0 इस तरफ +2 इस तरफ -2, फाइन। और मीन पोजीशन को मैंने क्या लिया, ओरिजिन। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, एम्पलीट्यूड 2 ही है लेकिन मीन पोजीशन है ना 0 नहीं है, मीन पोजीशन है 3, वो भी कैसा, +3, बिग डील। ये +3 है तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो 2 का है ना, तो ये 3 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा +5। और ये 3 है, इस तरफ 2 कम होगा तो ये क्या हो जाएगा +1। आर यू गेटिंग इट? इस तरफ 2 ऐड कर देंगे, इस तरफ 2 माइनस कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 + 2 +2, 0 -2 -2, लेकिन अभी मैंने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया, मतलब मैं मेरे मीन पोजीशन को ओरिजिन बोलने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं बोलूँगा कि मीन पोजीशन इज 3, ठीक है, तो ये 3 है, एम्पलीट्यूड अभी भी 2 का है तो 3 में 2 ऐड किया, 5, 3 में 2 माइनस किया, +1। अगर आप बोलते हो कि एम्पलीट्यूड 2 का ही है लेकिन मेरा जो मीन पोजीशन है, मेरा जो ओरिजिन है, वो आपको लेना है -1, ले लो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये -1 में इधर आएंगे तो 2 ऐड करेंगे, तो -1 में 2 ऐड किया तो इधर क्या +1, इधर 2 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये जो पीछे वाला b है ना, b, दिस इज जस्ट व्हाट, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जो आप कुछ भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड 2 का रखो, मीन पोजीशन बनाएंगे हम लोग +10, चलेगा, तो 10 और ये क्या हो जाएगा, 10 में 2 ऐड किया तो ये कितना 12, इधर 2 माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 8। डेफिनेटली दोनों पॉजिटिव आएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो देखो एम्पलीट्यूड इधर कितना है, 10 से 12 जाना मतलब 2 ही हिला है, 10 से 8 जाना मतलब ये 2 ही हिला है, तो एम्पलीट्यूड उतना ही है यार। आर यू गेटिंग इट? लेकिन सब कुछ 10 से बढ़ चुका है। यूजुअली ये 0 होना चाहिए था, अगर ये 0 होता तो आप इसको 2 बोलते, आप इसको -2 बोलते, लेकिन अब ये ओरिजिन 0 से 10 हो चुका है ना, तो एवरी क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स। 2 भी 10 से बढ़ गया 12 हो गया, -2 भी 10 से बढ़ के 8 हो गया। Are you getting it? So this is what you call, what, tell me, shift of origin. But origin shift करने से एम्पलीट्यूड के कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं, मतलब अगर ये 10 है तो ये 12 बन जाएगा, अगर ये 0 है तो ये 2 बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। ये जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ना, वो तो 2 ही रहने वाली है। तो ये क्या कर रहा है, +b, ये कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? दिस +b इज चेंजिंग द कोऑर्डिनेट, इट इज नॉट चेंजिंग द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो 2 ही रहने वाला है। आर यू गेटिंग इट? तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोला, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज व्हाट, a sin ओमेगा t + b, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो याद रखो एम्पलीट्यूड इज a ओनली, और पीछे वाला b क्या है, पीछे वाला जो b है दैट इज व्हाट, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। आर यू गेटिंग इट? ये क्वेश्चन 1 या 2 साल पहले नीट में आया था, नॉट एग्जैक्टली दिस, वेरी सिमिलर टू दिस। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t + b cos ओमेगा t + c, ओके, a sin ओमेगा t + b cos ओमेगा t + c, और आपको पूछा एम्पलीट्यूड क्या है, ओके। अब देखो हार्मोनिक मोशन तो यही है ना सिर्फ, सी दिस इज योर फर्स्ट SHM एंड दिस इज योर सेकेंड SHM, तो फिर ये पीछे वाला C क्या है, दिस C इज जस्ट व्हाट, टेल मी, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। वो एम्पलीट्यूड को कुछ नहीं करता, वो सिर्फ आपके एम्पलीट्यूड के कोऑर्डिनेट्स चेंज करता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं। ओके, वैसे इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये देखो इधर आप क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा t + 0 प्लस इधर क्या लिखेंगे, b cos थीटा को आप क्या लिखोगे, sin ओमेगा t + π/2, राइट। sin 90 + थीटा इज cos थीटा ना। ये क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ SHM यार, 2 SHM को ऐड करना, 2 SHM को ऐड करना मतलब क्या फॉर्मूला, R इज इक्वल टू वॉट, a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + 2a1 a2 cos ऑफ α1 - α2। ऐसे सॉल्व कर देना। ये α1 कितना, 0, दिस इज 0, एंड α2 कितना है, π/2, 0 - π/2 इज व्हाट, -π/2, cos ऑफ -π/2 इज cos π/2, cos π/2 0, 0 मतलब ये पूरा पार्ट गया, ये पूरा पार्ट गया। a1 का स्क्वायर मतलब क्या, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर, और a2 का स्क्वायर मतलब क्या, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या, b स्क्वायर। तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, √a² + b²।
ठीक है, ये तो सब लोग सोच लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 बार किए आगे, नॉट अ बिग डील। लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है और ऑप्शन में ऐसे आपको देंगे भी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल प्लस सी, ऐसा कुछ तो आपको लालच देंगे। द ऑप्शन विच इज मेकिंग यू थिंक टूवर्ड्स सी, देयर विल बी एन ऑप्शन, बट रिमेंबर ये पीछे वाला जो सिर्फ ऐसी एक नंबर की तरह ऐड हुआ है, एक कांस्टेंट है, वो आपके एम्पलीट्यूड को अफेक्ट नहीं करता, वो एम्पलीट्यूड के कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करता है, उसकी वैल्यू को नहीं। आर यू गेटिंग इट? दैट इज जस्ट व्हाट टेल मी सिंपली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। So this completes everything from the initial types। हम लोगों ने टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फेज और ये सब कुछ हो गया पूरा लेवल। टाइप 1 इज डन। टाइप 1 के बाद हम लोगों ने टाइप 2 किया, एनर्जी वेरिफिकेशन इन एसएचएम, इवन दैट इज कंप्लीटली डन। टाइप 3 कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, इवन दैट इज डन। टाइप 4 में हम लोगों ने किया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक क्वेश्चन रह गया विच इज क्वेश्चन नंबर 26, बट ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि इट बिलोंग्स टू व्हाट, स्प्रिंग पेंडुलम, तो ये हम लोग तभी कर लेंगे। एंड दैट्स इट, स्प्रिंग पेंडुलम एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, इनको छोड़ के अपना बाकी एवरी पार्ट इज टेकन केयर ऑफ। सो दिस वाज सेकंड MCQ lecture, and now when we meet in the third lecture we will study about spring pendulum and damped oscillation along with their MCQ. So see you in the next lecture. Next lecture will be the last lecture for this chapter and that's it then। काफ़ी अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, इसके level 2 के होमवर्क वगैरह जो भी है, do it sincerely and get your all the doubts done on Zoom।